हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक है राजस्थान का इतिहास में से, और राजस्थान के इतिहास में से आज जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यता। यदि आपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अपन पूरा का पूरा राजस्थान जीके का जितने भी पार्ट है पूरा वो डालेंगे। चाहे पटवार हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, चाहे ग्राम सेवक या किसी भी रिट में भी अगर राजस्थान के जीके के जो टॉपिक है वो सारे अपन इसके अंतर्गत डालते हैं। तो देखिए अपने जो आज अपना जो टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में आज अपन एक साथ दो सभ्यता को पढ़ेंगे जिससे आपको याद जल्दी हो जाएगा। तो एक तरफ अपनी जो सभ्यता पढ़ते हैं वो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, और एक तरफ जो अपनी सभ्यता है वो सभ्यता है अहाड़ सभ्यता। देखिए ये दोनों सभ्यता जब अपने एक साथ पढ़ेंगे तो आपके मन में कंफ्यूज नहीं रहेगा और दोनों ये जल्दी याद हो जाती है। एक एक को पढ़ते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। देखो दोनों के अंतर्गत इसमें अंतर क्या है वो सारी चीज़ें अपन इनके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पहला अपना प्रश्न बनता है कि काली जो बंगा सभ्यता है ये सभ्यता राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? तो ये जिला है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कालीबंगा जो सभ्यता है ये सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। और यही अगर आपसे अहाड़ सभ्यता पूछे कि अहाड़ सभ्यता राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, तो यह है राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अहाड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर में है और कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है? तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। अब देखो इसके अंतर्गत है कि कालीबंगा सभ्यता की अगर सबसे पहले अगर बात करें इसके अंतर्गत, तो देखो इस शब्द की बात करें तो कालीबंगा जो शब्द है ये शब्द कौन सा है? सिंधी भाषा का जो शब्द है। और सिंधी भाषा का शब्द की अगर इसका अपन शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की जो चूड़ियाँ है ये चूड़ियाँ कालीबंगा शब्द का ये शाब्दिक अर्थ है। तो ये आप इसमें ध्यान रखना, कालीबंगा के अंतर्गत है। अब बात करें इनके अंतर्गत, देखो पहले सबसे पहले अगर बात करें तो देखो कालीबंगा जो सभ्यता है ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा जो सभ्यता है ये सभ्यता कौन सी है? एक नगरीय सभ्यता है। और इसी को अपन अगर आयड़ सभ्यता की तुलना करें तो आयड़ सभ्यता एक कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। अहाड़ जो सभ्यता है ये सभ्यता कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता है। जबकि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता कौन सी है? उसके बाद में देखो ध्यान रखिए इन सभ्यता का पूछा जाता युग। देखो अपन नदी बाद में पढ़ेंगे, इनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता बाद में पढ़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा जो IMP प्रश्न है जैसे इनके पूछा जाता है कि युग, ये कौन से युग से इनका संबंध है? तो दोनों सभ्यता का जो युग है वो युग की अगर बात करें तो देखो कालीबंगा जो सभ्यता है ये कालीबंगा जो सभ्यता है ये सभ्यता कौन से युग की है? तो कालीबंगा सभ्यता है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन जो सभ्यता है वो सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा है। जबकि अगर अपन यहाँ पर बात करें अहाड़ सभ्यता की तो अहाड़ सभ्यता का जो युग है वो दो है। एक तो ये सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता, और या फिर इसको आप कह सकता है कि ये सभ्यता एक लोहा या लोहे युगीन सभ्यता भी है। लोहे युगीन सभ्यता भी है और ये सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता की श्रेणी के अंतर्गत भी पढ़ी जाती है। आठ सभ्यता तो ताम्र युगीन और लोहा युगीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन है। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। अहाड़ सभ्यता है कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। अब ये आप ध्यान रखें। अब देखो इस सभ्यता की आपको सबसे पहले बात करें कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? और अहाड़ जो सभ्यता है ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तो कालीबंगा जो सभ्यता है ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तो यह है घग्गर नदी के किनारे।
घग्गर नदी के किनारे ये जो सभ्यता विकसित है। अब इस घग्गर नदी के ही उपनाम में, जैसे इसको कहते हैं मर्त नदी, या इसी को कहते हैं नट नदी, या इसी को कहते हैं सोत्र नदी, या इसी को कहते हैं द्वेषवती नदी, या इसी को कहते हैं अपन सरस्वती नदी के नाम से पुकारते हैं। तो आपका कालीबंगा जो सभ्यता वो घग्गर नदी है, ये जो है ये घग्गर नदी की क्या है, उपनाम है। तो उपनामों में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मर्त, नट, सोतर, द्वेषवती जो नदियाँ हैं प्राचीन नाम, ये किस नदी के प्राचीन नाम है, तो ये घग्गर नदी के हैं। तो अर्थात कालीबंगा जो सभ्यता, ये सभ्यता राजस्थान में किस नदी के किनारे विकसित है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। और उधर अगर आहड़ सभ्यता की अपन बात करें कि ये किस नदी के किनारे विकसित है, तो देखो ये जो नदी है वो नदी है आयड़ नदी। और इस आयड़ नदी का नाम उदय सागर झील के बाद में क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है। और ये बेड़च नदी जो सहायक नदी है वो किसकी है, बनास की सहायक नदी है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आहड़ सभ्यता का पूछे कि किस नदी के किनारे विकसित है, तो आयड़ नदी के किनारे है। लेकिन आयड़ नदी का ही एक उपनाम मिलता है, वो कौन सा मिलता है, बेड़च। और बेड़च किसकी सहायक है, बनास की सहायक है। अगर आयड़ और बेड़च अगर आपसे ऑप्शन में नहीं मिलते और बनास अगर ऑप्शन में है, तो उसका आंसर बनास भी हो जाएगा, क्योंकि बेड़च नदी जो सहायक है वो किसकी है, बनास की है। और आपको पता है बिगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत बेड़च और मैनाल बनास नदियाँ क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये बनास भी इनके अंतर्गत मान्य है। लेकिन पहले प्राथमिकता आप आयड़, फिर बेड़च और फिर किसको दे, आप बनास नदी को देना है। अब बात करें इनकी खोज, दोनों की जो सभ्यता की जो खोज हुई वो खोज कब हुई और किसने की, तो यहाँ पे देखो खोज की जो तारीख है वो तारीख है, कालीबंगा सभ्यता की खोज की तारीख है 1952। और इसकी जो खोज की है आहड़ सभ्यता की, वो सभ्यता की है 1953 ईस्वी। अब इनकी जो खोजकर्ता थे वो खोजकर्ता कौन थे, तो 1952 ईस्वी के अंतर्गत इसकी जो खोज की थी, जिसका नाम क्या आता है, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने सन 1952 ईस्वी के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। और यहाँ पे 1953 ईस्वी के अंतर्गत जो आहड़ सभ्यता की खोज हुई, ये किसने की, तो ये की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी के अंतर्गत आहड़ सभ्यता की खोज की थी। लेकिन आपको ध्यान रखना, कालीबंगा जो सभ्यता है, इस सभ्यता की सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी, वो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, खुदाई नहीं हुई, लेकिन सर्वप्रथम इसकी जो जानकारी मिली वो मिली थी, आपको ध्यान रखिए, इटली का जो निवासी था जिसका नाम था डॉक्टर लुइज पी तेसी थ्योरी, जो महाराजा सूरत सिंह के काल के अंतर्गत ये बीकानेर के, सॉरी गंगा सिंह काल में बीकानेर के अंतर्गत आया था। और इसी के नाम पर जूनागढ़ किले के अंदर संग्रहालय भी बन रखा है। तो ये जो निवासी था इटली का था, इसने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी थी। लेकिन ध्यान रखिए, नहीं तो वहाँ पे कोई खुदाई हुई और नहीं उसकी पुण्यते खोज कर पाई, ये केवल एक जानकारी ही देता है, ध्यान रखिए। इसके बाद अगर बात करें 1961 से 1969 के मध्य इस कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। और ये उत्खनन हुआ व्यापक रूप से। और उत्खननकर्ता कौन थे, तो इसके जो उत्खननकर्ता दो व्यक्ति थे, जिसका एक का नाम है बालकृष्ण थापर। एक का जो नाम था वो नाम क्या मिलता है, बालकृष्ण थापर के रूप के अंतर्गत मिलता है। और एक का जो मिलता है वो मिलता कौन सा, ब्रजवासी लाल। तो आप ध्यान रखिए, एक व्यक्ति है जिसका है ब्रजवासी लाल और एक है जिसका नाम है बालकृष्ण
थापर। तो ये दो व्यक्ति थे। इन दो व्यक्ति के निर्देशन में 1961 से 1969 के मध्य यहाँ पे उत्खनन होता है। कालीबंगा सभ्यता का व्यापक रूप से उत्खनन होता है, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर अपन बात करें इस आहार सभ्यता की, तो आहार सभ्यता में आपको अन्य और व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे नाम याद रखना है R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल जिसे अपन कहते हैं R.C. अग्रवाल के नाम से, तो रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता का उत्खनन किया और इस सभ्यता से एक टिल्ला खोजा जिसका नाम है धूलकोट। धूलकोट टिल्ले की जो खोज की थी वो खोज किसने की थी? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। या धूलकोट टिल्ले का जो उत्खनन किया था वो उत्खनन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखें। इसके बाद में इस सभ्यता से और भी जुड़े हुए नाम हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें V.N. मिश्रा एवं डॉक्टर धीरजलाल सांकलिया। डॉक्टर धीरजलाल सांकलिया नामक व्यक्ति भी इस सभ्यता से जुड़ रखे हैं और एक इस सभ्यता से और जुड़ रखे हैं जिनके नाम है विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार एवं P.C. चक्रवर्ती। ये राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे नियुक्त व्यक्ति है डॉक्टर विजय कुमार और डॉक्टर P.C. चक्रवर्ती। इनको राज्य सरकार ने नियुक्त किया था आहार सभ्यता की खोज के लिए, यानी खोज के लिए क्या, उत्खनन के लिए। तो इस आहार सभ्यता से जो व्यक्ति जुड़ रखे वो 6 नाम हैं। अक्षय कीर्ति व्यास सबसे पहले इसकी खोज करता थे। फिर इसका व्यापक रूप से उत्खनन या धूलकोट टिल्ले की जो खोज की थी वो खोज किसने की थी? R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। उसके बाद में V.N. मिश्रा और डॉक्टर धीरजलाल सांकलिया भी सभ्यता से जुड़े। उसके बाद में राज्य सरकार ने इसका व्यापक और उत्खनन कराने के लिए डॉक्टर विजय कुमार और P.C. चक्रवर्ती को भी यहाँ पे नियुक्त किया था। तो ये आहार सभ्यता से जुड़े हुए व्यक्ति है। और कालीबंगा सभ्यता से 3 व्यक्ति है। अमलानंद घोष जिसने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। उसके बाद 1961 और 1969 के मध्य इसका व्यापक उत्खनन हुआ और व्यापक जो उत्खनन करने वाले जो व्यक्ति थे, एक का नाम है बालकृष्ण थापर और एक का नाम क्या आता है? ब्रजवासी लाल के रूप के अंतर्गत आता है। अब बात करें, देखो इस सभ्यता के उपनाम, यानी जो आहार सभ्यता है इस सभ्यता के अपने उपनाम की बात करें तो सबसे पहले इस सभ्यता का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम के अंतर्गत देखो यहाँ पे इसके जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम 3 है। इस सभ्यता के जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम कितने हैं? 3 है। तो पहला अगर इसका प्राचीन नाम बात करें तो देखो ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आहार सभ्यता को। और यहाँ पे अगर प्रश्न आ जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी है वो जननी है गणेश्वर सभ्यता। सिक्कर कातली नदी के किनारे जो विकसित है वो गणेश्वर सभ्यता की जननी है और यहाँ पर ये ताम्रवती नगरी के नाम से सभ्यता पुकारी जाती है। उसके बाद में इसका एक और उपनाम है आगाटपुर, या फिर इसी सभ्यता का और प्राचीन नाम अगर तीसरा करें तो इसका नाम मिलता है आगाट दुर्ग। आगाट दुर्ग या आगाटपुर जो सभ्यता के जो प्राचीन नाम, वो प्राचीन नाम किसके? तो प्राचीन नाम है आहार सभ्यता के प्राचीन नाम। उसके बाद में अगर इसके वर्तमान नाम की अगर बात करें अपन तो वर्तमान नाम देखो इस सभ्यता के जो वर्तमान नाम है वो वर्तमान नाम नंबर 1 जो नाम मिलता है वो मिलता है, इसको कहते हैं आहार संस्कृति, या इसी सभ्यता को कहते हैं बनास संस्कृति। बनास नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसको कहते हैं बनास संस्कृति या आहार संस्कृति। और ये जो 2 नाम दिया था वो 2 नाम किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर धीरजलाल सांकलिया। यानी ये जो नाम दिया था ये किसने दिया था? वर्तमान नाम डॉक्टर धीरज कुमार सांकलिया था। इसने इसको आहार संस्कृति या बनास संस्कृति के नाम से पुकारा। या फिर इसका एक और जो उपनाम मिलता है
तीसरा जो प्राचीन ये सॉरी नया नाम, इसको कहते हैं मर्तकों का टिल्ला। मर्तकों का टिल्ला जो कहा जाता है, वो टिल्ला किस सभ्यता को कहा जाता है? ये कहा जाता है अहाड़ सभ्यता के ही उपनाम है, ध्यान रखें। कालीबंगा सभ्यता के उपनाम नहीं है, ये केवल एक कांस्य युगीन जो सभ्यता है यही यूँ समझ लो इसका उपनाम है। शाब्दिक अर्थ पूछे तो काले रंग की चूड़ियाँ है, लेकिन इस अहाड़ सभ्यता के आपके 6 उपनाम हैं, 3 प्राचीन है और 3 यूँ समझ लो वर्तमान नाम है। अहाड़ संस्कृति, बनास संस्कृति या मर्तकों का टिल्ला, ये धीरज लाल सांकलिया ने इसका नाम दिया। ताम्रवती नगरी यानी यहाँ पे तांबे के जो ज़्यादा उपकरण मिले थे। आगाटपुर या आगाट दुर्ग, क्योंकि यहाँ पे एक दुर्ग मिला था प्राचीन जिसका नाम था आगाट दुर्ग के नाम, इसी कारण इसका प्राचीन नाम ये मिलता है, ध्यान रखिए। अब आगे और देखते हैं इस सभ्यता से कौन कौन सी चीज़ें मिली जो एग्ज़ाम रूप से वो आईएमपी बनती है। तो आप इनका एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इनको साथ साथ में भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप इनके अंतर्गत दोनों सभ्यता के एक साथ के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले इन सभ्यता से अपन पढ़ते हैं मकान। तो यहाँ पे देखो कालीबंगा जो सभ्यता थी, ये सभ्यता एक ग्रामीण थी और अहाड़ सभ्यता एक कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। तो कालीबंगा जो सभ्यता के जो मकान बनेंगे ये एक नगरों के रूप में बनेंगे, यानी इस प्रकार से ये सड़कें थी, इस प्रकार से ये सड़कें थी जो समकोण पर काटती थी और इन सड़कों के किनारे जो क्या बन रखे थे? मकान बने हुए थे। ये इस प्रकार से यहाँ पे मकान बने हुए मिलते हैं। जबकि अपने अहाड़ सभ्यता के अंतर्गत जो मकान मिलते हैं, गाँवों के अंतर्गत मकानों का जो नक्शा है वो नक्शा अलग प्रकार से बनता है। कोई कहाँ बन जाता मकान, कोई कहाँ बन जाता, इस प्रकार से यहाँ पे मकान थे। अब देखिए इसके अंतर्गत है, तो अपन पहले मकानों की बात करें तो यहाँ पे जो कालीबंगा जो सभ्यता में जो मकान मिले, ये मकान किससे निर्मित मिले थे? कच्ची ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले थे। और अहाड़ सभ्यता के अंदर भी जो मकान मिले थे, ये मकान किससे निर्मित मिले? कच्ची ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित ही मिलते हैं। राजस्थान की अधिकतर जो सभ्यता है केवल गणेश्वर सभ्यता है, इस सभ्यता के अंदर जो मकान मिले वो पत्थरों से निर्मित मिलते हैं। जबकि अपने अधिकतर जो सभ्यता है उन सभ्यता में कच्ची ईंटों से निर्मित ही मकान मिले। अगर यहाँ पे कच्ची ईंटों का अगर अनुपात पूछा जाए एग्जाम के अंतर्गत, तो इनका जो अनुपात था वो अनुपात था 30:15:7.5। ये कालीबंगा सभ्यता से जो मकान मिले उनकी जो कच्ची ईंटों का जो अनुपात था वो अनुपात था 30:15:7.5 था। तो कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले थे। उसके बाद में ये जो सड़कें थी कालीबंगा सभ्यता की, ये सड़कें समकोण काटती थी, यानी इनकी जो सड़कें थी ये सड़कें समकोण काटती थी, समकोण स्थिति के अंतर्गत थी। जबकि अहाड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, तो यहाँ पे जो सड़कों का उल्लेख नहीं मिलता है और यहाँ पे क्या मिलता है? सड़कों का उल्लेख मिलता है। अगली विशेषता की बात करें तो देखो यहाँ पे कालीबंगा जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के जो ये मकान थे, इनका जो दरवाज़ा, कालीबंगा सभ्यता के मकानों के जो दरवाजे थे, ये दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ये इनकी विशेषता बनती है, ध्यान रखना।
कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत जो मकानों के जो दरवाज़ा था या दरवाजे थे, ये दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे और ये सड़क के पीछे की ओर जो गली होती है उसके अंतर्गत ये खुलते थे। यानी जो इस घरों के जो मुख्य दरवाजे थे, ये मुख्य दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ये एक इनकी विशेषता है। दूसरी विशेषता है इनके मकानों के अंतर्गत जो फर्श थे, ये जो फर्श थे ये अलंकृत थी, यानी इसके ऊपर सजावट थी। तो कालीबंगा सभ्यता के घरों के अंतर्गत जो फर्शें थी ये अलंकृत थी, यानी अलंकृत ईंटों से ये सजावट इसके अंतर्गत मिलती है। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त जो मकान थे। दूसरी विशेषता की अगर अपन बात करें तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता में घरों से पानी निकासी के लिए यहाँ पे नाली बनाई जाती थी, पानी की नाली। और ये पानी की जो नाली है, ये नाली इस सभ्यता में जो मिलती है, ये नाली मिलती है काष्ठ की नाली। यानी ये जो नाली थी ये किसकी थी? लकड़ी की नाली। और लकड़ी की नाली सिंधु सभ्यता की अन्य जो सभ्यता स्थल है जहाँ पे नहीं मिलती है, तो लकड़ी की नाली यानी पानी निकासी के लिए जो लकड़ी की नाली जो मिलती है वो किस सभ्यता में मिलती है? तो कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत मिलती है। काष्ठ यानी लकड़ी की निर्मित नाली इस कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत मिलती है। और आहार सभ्यता की अगर अपन बात करें पानी की, तो पानी की बात करें तो देखो, पहले तो कालीबंगा को और देख लेते हैं। यहाँ पे लकड़ी की नाली मिली। दूसरा, यहाँ पे अगर मकानों से आगे प्रश्न बनता है तो प्रश्न बनता है इन मकानों की जो दीवारें थी मिली, ये दीवारें क्षतिग्रस्त थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इनकी दीवारें जो क्षतिग्रस्त हुई ये किससे हुई? भूकंप से हुई। तो यानी विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य जो मिलते हैं ये किस सभ्यता से मिलते हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं, ध्यान रखना। तो विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के जो साक्ष्य मिले वो साक्ष्य किस सभ्यता में मिले? कालीबंगा सभ्यता में मिलते हैं सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य। और जो इनके ये मकानों की जो नगरीय थी इस प्रकार से जो इनकी थी, इस पद्धति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पद्धति थी ऑक्सफोर्ड पद्धति। ऑक्सफोर्ड पद्धति या इसी को कहते हैं ग्रिड पद्धति। जो सड़कें समकोण पर काटती है, नगरीय सभ्यता है, वो कहलाती है अपनी ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड फोर्ड पद्धति के नाम से पुकारी जाती है। तो एग्जाम में आ जाता है ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति क्या है? तो कालीबंगा सभ्यता में जो इनके मकानों की जो नक्शा था या इनकी जो दीवारें थी ये समकोण पर काटती थी, जिन्हीं को अपन ऑक्सफोर्ड या ग्रिड पद्धति के नाम से पुकारा जाता है। अगर पद्धतियों से संबंध अगर प्रश्न आ जाता है यहाँ पे आहार सभ्यता में, तो आहार सभ्यता में एक पद्धति आपसे अगर कोई पद्धति पूछे तो यहाँ पे चक्रकूप पद्धति। और चक्रकूप जो पद्धति है ये पद्धति क्या है? तो ये पद्धति है आहार सभ्यता के अंतर्गत घरों में वर्षा का पानी एकत्रित। देखो, घरों के अंतर्गत जो वर्षा का पानी, जैसे कोई घर है और घर के आंगन के अंतर्गत कोई खड्डा है जिसमें पानी एकत्रित हो जाता था, तो इसको सुखाने के लिए इस पानी के अंतर्गत इस प्रकार से मटके रखे जाते थे और उन मटकों के अंतर्गत जो मिट्टी भर देते थे। इसी पद्धति, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति को किस नाम से पुकारा जाता है? चक्रकूप पद्धति। तो चक्रकूप पद्धति का जो संबंध है वो संबंध किस सभ्यता से? आहार सभ्यता में। यानी घरों में जो पानी, जो वर्षा का जो पानी था, ये पानी एकत्रित हो जाता, इनको सुखाने के लिए जो पद्धति अपनाती थे वो चक्रकूप पद्धति। और चक्रकूप पद्धति में क्या है? तो ये मटके थे, उन मटकों में मिट्टी भर देते और उस गड्ढे के अंदर रख देते थे ताकि वो पानी है वो पानी सोख ले वो मटके। तो चक्रकूप पद्धति आहार सभ्यता से संबंधित है। ऑक्सफोर्ड ग्रिड या चैम्सफोर्ड पद्धति है, ये किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। तो ये मकानों के अंतर्गत इनकी ये विशेषता बनती है। इसके बाद में अगर बात करें इस सभ्यता के अंतर्गत और अगर मकानों की बात करें तो यहाँ पे देखो,
इस सभ्यता में सामूहिक परिवार के अवशेष मिलते हैं। यानी इस सभ्यता में सामूहिक परिवार के अवशेष मिलते हैं। और वो सामूहिक परिवार के अवशेष किस प्रकार से आकलन किया जाता है, तो एक घर था जिसके अंतर्गत 6 चूल्हे मिले। यहाँ पे इस सभ्यता में यानी आहड़ सभ्यता में मकानों के अंतर्गत एक घर था जिसके अंतर्गत जो चूल्हे मिले वो कितने चूल्हे मिले, 6 चूल्हे मिले। इससे यह आकलन लगाया जाता है कि आहड़वासी सामूहिक परिवार के रूप में रहते थे। एक ही छत के नीचे पूरा परिवार रहता था। 6 चूल्हे मिले और एक चूल्हा ऐसा भी था जो मिट्टी से निर्मित था और उस चूल्हे पर मानव का हाथ अंकित था। एक चूल्हा ऐसा मिला जिसके ऊपर मानव का हाथ अंकित था। तो आहड़ सभ्यता एक सामूहिक परिवार के अवशेष मिलते हैं या सामूहिक परिवार में रहती थी। एक मकान है जिसके अंदर जो चूल्हे मिले वो चूल्हे कितने मिले, 6 मिले। और एक ऐसा चूल्हा था जिसमें मानव का हाथ अंकित था। जबकि अपने कालीबंगा सभ्यता से जो मकानों की बात करें तो यही प्रश्न बनते अपनी ये पद्धति और लकड़ी की नाली या भूकंप के साक्ष्य या सड़क के जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर ना खुलकर सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले, सड़कें समकोण पर काटती थी। सबसे ज़्यादा इसमें जो आईएमपी है वो लकड़ी की नाली और विश्व में भूकंप के साक्ष्य है। आगे और बात करें देखें इनकी कृषि, इनके जो सिक्के या ये सभ्यता किन के समकालीन थी या पशुपालन किस रूप से था, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कालीबंगा सभ्यता की कृषि और आहड़ सभ्यता की कृषि। तो कृषि की बात करें कालीबंगा सभ्यता की, सबसे पहले तो कालीबंगा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थे विश्व की, यानी यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा जो सभ्यता थी ये कालीबंगा सभ्यता यानी अन्य राजस्थान की और कोई सभ्यता नहीं है जहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अपने कालीबंगा सभ्यता थी जिसमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और यहाँ पे जो कृषि के जो साक्ष्य मिले ये मिश्रित रूप में मिले, मिश्रित रूप में मिले। यानी यहाँ पे एक साथ 2 कृषि करते थे। यानी यहाँ पे एक साथ 2 कृषि के साक्ष्य यानी मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले। और वो कृषि कौन सी थी, किस फसल से परिचित थे, तो यहाँ पे ये थे गेहूं और जौ। गेहूं और जौ यानी गेहूं के साथ में ये जौ का भी कृषि बोए जाते थे, ये भी कृषि करते थे। और इसी कालीबंगा सभ्यता से कपास के साक्ष्य भी मिले। तो यानी कृषि से संबंध अगर आपका प्रश्न आए एग्जाम में कालीबंगा सभ्यता से, तो ये गेहूं से परिचित थे, जौ थे और कपास के भी साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। जबकि आहड़ सभ्यता से अगर अपन कृषि की बात करें तो यहाँ पे देखो कृषि जो आहड़ सभ्यता में थी, ये जो आहड़वासी थे ये चावल कृषि से परिचित थे और चावल के साथ ये जवार कृषि से भी परिचित थे। यानी आहड़ सभ्यता में जो कृषि से प्रश्न आए तो केवल चावल और जवार करके आए। और कालीबंगा सभ्यता से कृषि से संबंध प्रश्न आए तो गेहूं, जौ और कपास। यानी कालीबंगा में 3 है और आहड़ सभ्यता के अंदर 2 है, चावल और जवार। यहाँ पे आहड़ सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य नहीं मिलते, मिश्रित कृषि के साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि कालीबंगा सभ्यता में ये साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे सिक्कों की, तो देखिए काली जो बंगा जो सभ्यता थी यहाँ से एक सिक्का मिला, यानी एक मोहर मिली जिसके ऊपर यानी सिक्के के 2 पहलू है। एक तरफ चीता का चित्र अंकित था और एक तरफ स्त्री का
चित्र अंकित था। यानी कालीबंगा सभ्यता से एक सिक्का मिला विशेष प्रकार का। इस सिक्के पर एक तरफ स्त्री का चित्र अंकित था और एक तरफ किसका था, चिता का चित्र अंकित था। इस स्त्री का चित्र अंकित होने के कारण इस सभ्यता में ऐसा माना जाता कि ये जो कालीबंगा सभ्यता थी, ये सभ्यता थी मात्र सतात्मक, यानी परिवार के अंतर्गत जो उच्च दर्जा था वो स्त्री का था और निम्न जो दर्जा था वो किसका था, पुरुष का था। क्योंकि यहाँ से जो प्राप्त सिक्का था, इस सिक्के पर एक तरफ स्त्री का चित्र मिलता है और एक तरफ चिता का मिलता है। स्त्री का चित्र मिलने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता कि कालीबंगा जो सभ्यता थी, ये सभ्यता क्या थी, मात्र सतात्मक सभ्यता थी, यानी इस सिक्के के कारण। और यहाँ पे आहड़ सभ्यता से अगर अपन बात करें सिक्के की, तो देखो इस आहड़ सभ्यता में जो सिक्के हैं वो 6 यूनानी सिक्के मिले, 6 यूनानी सिक्के मिले और 3 यूनानी मोहरें मिली। यानी यूनान की 3 मोहरें और 6 यूनानी सिक्के मिले। एक सिक्का था, इस सिक्के के ऊपर जो चित्र मिलता है, देखो ये सिक्के के 2 पहलू है। तो एक जो पहलू पर जो चित्र मिलता है वो यूनान के राजा अपोलो, यूनान के राजा अपोलो का हाथ में तीर लिए हुए चित्र जो अंकित था, वो अंकित था इस सभ्यता से। यानी यूनान के जो सिक्के मिले थे, उन सिक्कों से अपने एक सिक्का जो ऐसा मिला यूनानी, जिसके ऊपर एक तरफ राजा, यूनान का जो राजा था अपोलो का हाथ में चित्र लिए हुए जो मिलता है, वो यहाँ से अपने इस सभ्यता से मिलते हैं। इससे अपन ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो सभ्यता थी, ये यूनान के या यूनान से व्यापारिक संबंध था। यानी जो इस सभ्यता के यूनान के जो सिक्के मिले, उस यूनान के सिक्कों से यह आकलन लगाया जाता है कि इस सभ्यता में, यानी ये यूनान के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। और ध्यान रखिए, एक तरफ जो चित्र मिलता है वो त्रिशूल का मिलता है, त्रिशूल का चित्र अंकित मिलता है, एक तरफ अपोलो का चित्र मिलता है। अर्थात आहड़ जो सभ्यता थी, यह आहड़ सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था, वो व्यापारिक संबंध किससे था, तो इनका यूनान के साथ था। और इस सभ्यता से एक चीज और मिली, यानी बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र मिला। और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये सभ्यता ईरान और बलूचिस्तान सभ्यता के समकालीन थी। यानी बिना हत्थे का यहाँ से एक जलपात्र मिला और ऐसा जलपात्र ईरान सभ्यता में भी मिलता है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये आहड़ सभ्यता ईरान सभ्यता के समकालीन थी। और कालीबंगा सभ्यता की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बेलनाकार एक बर्तन मिला। और ऐसा बर्तन जो मिलता है, ये मिलता है मेसोपोटामिया सभ्यता में भी मिलता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थी, वो सभ्यता अपनी कौन सी थी, कालीबंगा सभ्यता। और ईरान के जो समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी थी, अपनी आहड़ सभ्यता। ये बिना हत्थे का जलपात्र से अनुमान लगाया जाता। और यहाँ से जो बेलनाकार मोहरें मिली, ऐसी मेसोपोटामिया सभ्यता में भी मिली, जिससे अपन से ये अनुमान लगाया जाता है। तो देखो यहाँ पे कृषि हो गई, सिक्के हो गए, इसमें भी कृषि हो गई और क्या हो गए, सिक्के हो गए। और अगर अपन बात करें इनके अंतर्गत है आगे, अगर इनकी बात करें समाधि की, आहड़ और कालीबंगा की अगर अपन समाधियों की बात करें तो देखिए अपने कालीबंगा जो सभ्यता थी, इस कालीबंगा सभ्यता में एक कब्र मिली, यानी एक समाधि मिली,
ये कब्र है और इसके अंतर्गत जो मृतक था, इस मृतक को इस प्रकार से दफनाया गया। यानी इसका जो सिर था, ये सिर किस दिशा में था? उत्तर की तरफ था। और इनके जो पैर थे वो पैर किस तरफ थे? दक्षिण की तरफ मिलते हैं। और इस मृतक के साथ में एक कुत्ता भी साथ में दफनाया जाता था। यानी मृतक के साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता था। कालीबंगा सभ्यता से समाधि मिली और उस समाधि के अंतर्गत इनका जो सर रखा जाता था उत्तर की ओर और इनके जो पैर रखे जाते थे वो किधर रखे जाते थे? दक्षिण की ओर। तो अगर बात करें अपन पशुपालन से, कालीबंगा सभ्यता से, तो पशुपालन से यानी इनका जो प्रिय पालतू पशु था वो कुत्ता था, क्योंकि यहाँ पे मृतक के साथ में दफनाया जाता था। उसके बाद में ये भेड़ पालते थे और ये ऊँट पालते थे। कालीबंगा सभ्यता वाले भेड़ और ऊँट पालते थे। जबकि अगर अपन आहार सभ्यता में अगर समाधि की बात करें, आहार सभ्यता में अगर अपन समाधि की बात करें तो यहाँ पे देखो ये समाधि है, इस प्रकार से मृतक को दफनाया गया। लेकिन यहाँ पे मृतक के साथ एक अलग विशेषता जो बनती है वो बनती है मृतक के साथ आभूषण प्लस कपड़ों, यानी आभूषण प्लस कपड़ों के साथ में जो दफनाने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो साक्ष्य अपने किस सभ्यता में मिलते हैं? आहार सभ्यता में मिलते हैं। पशुपालन की बात करें यहाँ पे आहार सभ्यता में तो विशेष प्रकार का पशुपालन नहीं मिलता है यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ इस सभ्यता में एक बैल की आकृति मिली, एक बैल की आकृति मिलती है। और ये बैल की आकृति जो टेराकोटा पद्धति से निर्मित थी। और राजस्थान में जो टेराकोटा कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मौलेला गांव राजसमंद की है। यानी मिट्टी से निर्मित एक बैल की आकृति मिली। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आहारवासी गाय और बैल इन पशुओं से ये परिचित थे, क्योंकि यहाँ से जो आकृति मिली बैल की टेराकोटा पद्धति से ये निर्मित आकृति मिलती है। जबकि कालीबंगा सभ्यता में अगर पशुपालन की बात करें यहाँ पे तो इनका प्रिय पशु कुत्ता था, उसके बाद में भेड़ था और ऊंट थे, इनसे ये परिचित थे। और आहार सभ्यता वाले बैल गाय से परिचित थे, क्योंकि यहाँ पे बैल की आकृति मिली जो टेराकोटा पद्धति से निर्मित थी। इसके बाद देखिए इन सभ्यता से और क्या क्या मिलते हैं। अब देखिए अपन पहले कालीबंगा सभ्यता को कंप्लीट कर लेते हैं। तो कालीबंगा जो सभ्यता था इसके अंतर्गत यज्ञ का अवशेष मिला। और वो अवशेष इसलिए मिला क्योंकि इस सभ्यता से अग्निकुंड यानी अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त होती है। कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, यानी अग्निकुंड मिला, क्योंकि यहाँ पे यज्ञ के साक्ष्य मिलते हैं। और ये बलि प्रथा भी इसमें परिचित थी, बलि प्रथा प्रचलित थी। जबकि यहाँ पे एक और आपको बात याद रखनी है, कालीबंगा सभ्यता में नोट लगा के लिख लेना, एमपी बनता है। इस सभ्यता में मंदिर या कोई चित्रांकन या अंधविश्वास के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, या मंदिर पूजा इनके कोई भी यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जबकि यहाँ पे बलि प्रथा प्रचलित में थी ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे यज्ञ के अवशेष मिले, 7 अग्नि वेदिकाएं यानी अग्निकुंड यहाँ पे मिला था। लेकिन मंदिर का कहीं पर भी आपको अवशेष नहीं मिलता है, कोई चित्र जिसमें देवी देवता का कोई चित्र अंकित हो ऐसा भी नहीं मिलता है, या अंधविश्वास का कोई ऐसी कोई चीज़ है यहाँ पे इस कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिलती है। तो ये इनकी एक अलग से विशेषता है। जबकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इस सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है, कालीबंगा सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है, यह आपको ध्यान रखना। और इसी कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत
एक कब्र के अंतर्गत एक कंकाल मिला, मानव का एक कंकाल मिला। इस कंकाल से ये आकलन किया जाता है कि कालीबंगा वाले शल्य चिकित्सा से परिचित थे। कालीबंगावासी जो शल्य चिकित्सा से परिचित थे, क्योंकि इस मानव कंकाल में 6 छेद मिले थे। ऐसा माना जाता है कि ये शल्य चिकित्सा से परिचित थे। तो ये कालीबंगा सभ्यता की विशेषता ये भी बनती है। और देखिए कालीबंगा सभ्यता से क्या और विशेषता बनती है। तो देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है, इनकी एक और जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि इसकी खोज 1952 ईस्वी में हुई। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातत्व जो स्थल है वो स्थल कौन सा है, वो स्थल है कालीबंगा। यानी स्वतंत्र भारत में जो पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा स्थल खोजा गया, तो कालीबंगा स्थल खोजा गया। उसके बाद में इसी कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी जो मानी जाती है वो किसको मानी जाती है, कालीबंगा सभ्यता को मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को ही मानी जाती है। और ये किसने कहा, तो ये दयाराम साहनी नामक व्यक्ति था जिसने ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई, कालीबंगा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई। अगली बात कर ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बताई, कालीबंगा सभ्यता को बताई। आहड़ सभ्यता की बात करें तो इसका उत्खनन 3 स्तरों पर हुआ। वो पहला स्तर है, यहाँ पे यूँ समझ लो आप, पत्थर, स्फटिक पत्थर, यानी यहाँ पे पत्थरों के उपकरण औजार मिलते हैं। और दूसरा स्तर पे यहाँ पे तांबे की निर्मित उपकरण मिले, जैसे यहाँ पे तांबे के उपकरण मिले, अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, या फिर यहाँ पे कुल्हाड़े इस सभ्यता से मिले। सबसे ज़्यादा जो आईएमपी है वो आईएमपी है यहाँ पे तांबे गलाने की भटिया, ये सबसे ज़्यादा आईएमपी बनती। ध्यान रखना, तांबे गलाने की जो भटिया मिली है ये भटिया किस सभ्यता में मिली है, ये आहड़ सभ्यता में मिलती है। यानी तांबे के उपकरण, तांबे कुल्हाड़े या तांबे गलाने की भटिया। तो लोहे गलाने की भटिया भी मिली। आप नीचे अपने कमेंट में डालना लोहे गलाने की भटिया किस सभ्यता से मिली, और तांबे गलाने की भटिया तो अपने यहाँ से आहड़ सभ्यता मिलती है। तीसरा यहाँ पे देखो, मिट्टी से निर्मित मर्द भांड मिले, मर्द भांड मिले। यहाँ पे मिट्टी से निर्मित मर्द भांड मिले, जिनका जो रंग था वो रंग कौन सा था, लाल था। और ये अपने घरों पर जो मर्द भांड थे, अनाज रखने के जो मर्द भांड थे, जिनको कहते थे गोरे या कोठे या गोरे जो कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है, ये अनाज रखने के जो अपने घरों पर ये मिट्टी के मर्तबान बनाए जाते थे, जिनको गोरे या कोठे के नाम से पुकारा जाता था। तो ये अपनी सभ्यता थी। एक बात और ध्यान रखना, आहड़वासी रंगाई छपाई व्यवसाय से परिचित थे, जबकि अपने कालीबंगा सभ्यतावासी इस व्यवसाय से परिचित नहीं थे। और एक लाइन और आपको याद रखना, 1985-86 में अपने हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कब हुई, 1985-86 ईस्वी के अंतर्गत होती है। तो ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। लगभग अपन ने कालीबंगा और आहड़ सभ्यता का पूरा अध्ययन किया।
आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर करें। अगले वाले जो पार्ट के अंतर्गत मिलेंगे वो राजस्थान की अन्य सभ्यता जैसे गणेश्वर, बैराट सभ्यता हुई या सुनारी, बहुत सारी जो सभ्यता है जिनके अपन चर्चा करेंगे। यदि आपने अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उनको कर लें, क्योंकि अपन यहाँ पे पूरा का पूरा राजस्थान जी के डालने वाले। धन्यवाद।